अडियाला जेल में समाअत थी। खान साहब का पैगाम, खान साहब की बातें आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। खान साहब ने क्या क्या बातें की हैं, क्या क्या कहा है, क्या क्या मीडिया से बात करने का कहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वही एक प्रैक्टिस जो की जाती है कि वकला को रोक लो। हमें 2 घंटे रोके रखा। 2 घंटे में पहले कहा कि 3 वकला आ जाएं, उससे पहले 2 कहा, पहले 1 कहा। सिर्फ किस लिए कि जो लोग आकर मीडिया से बात करते हैं वो खास तौर पर उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और हमारे भाई इंतजार भाई को 3 दिन पहले कॉल आई कि आपने अगर जाकर मीडिया से बात करनी है तो हम आपका दाखिला बंद कर देंगे। तो मुझे भी ये कहा गया कि आपका भी दाखिला बंद इसी वजह से किया जा रहा है। तो मैंने कहा जी कि आप दाखिले बंद करें, लेकिन हम अब जो है ना वो एक शेर भी है ना कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, तो हम ये मोहब्बत से बाज नहीं आने वाले। तो हम खड़े रहे और जो लीडिंग काउंसिल थे उन्होंने भी कहा कि हम नहीं जाते। तो उनके इनकार की वजह से उन्होंने फिर हमें अलाउ किया। खान साहब ने जो बातें की हैं वो बातें करने से पहले मैं थोड़ा सा केस का बता दूं कि आज अलकादर ट्रस्ट केस की जो समाअत थी वो आज आखिरी जो गवाह हैं उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, लेकिन हमने एक एप्लीकेशन नायब एहतसाब अदालत को दी थी। उस एप्लीकेशन के अंदर हमने ये इस्तदा की थी कि जो 2022 के अंदर एक केस जो है 190 मिलियन पाउंड के हवाले से वो एक जो उस वक्त इंक्वायरी ख़त्म की गई थी उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है या डिटेल्स जो हैं वो फैसले की वो सारी आज हमें दे दी जाए, ताकि हम इस केस के अंदर उसे इस्तेमाल करें कि ये केस पहले ही ख़त्म हो चुका है तो दोबारा क्यों स्टार्ट किया गया। लेकिन मौजूद अदालत ने वो हमारी दरख्वास्त खारिज की। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तो आज सेक्शन जो 344 है उसके मुताबिक हमने इस्तदा की कि एडजर्नमेंट जो है वो अदालत दे, क्योंकि एडजर्नमेंट की पावर जो है वो अदालत के पास है और वो एडजर्नमेंट दे सकती है। तो लिहाजा क्योंकि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया हुआ है तो जो वहाँ से फैसला जब तक ना आ जाए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड के ऊपर लाना बड़े ज़रूरी है, तब तक जो है वो केस की समाअत जो है आगे प्रोसीड ना की जाए, हमें एडजर्नमेंट दे दी जाए। क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इसमें मेरा ख्याल में ये वाहिद एक अलकादर ट्रस्ट केस या खान साहब के केसेस होंगे जो डे टू डे हेयरिंग के ऊपर चल रहे हैं। जहाँ पर जरदारी का केस हो, नवाज शरीफ का केस हो, वो डे टू डे हेयरिंग नहीं उनकी होती, क्योंकि वो आपको पता है वो लाडले हैं और लाडला होने की वजह से उनके केसेस जो हैं वो 2-2 महीने की डेटें होती हैं, लेकिन टारगेट खान साहब को किया जा रहा है। बुशरा बीबी साहबा के हवाले से आज खान साहब ने खास तौर पर बात जो की है, उन्होंने कहा है कि देखें ये 9 मई के हवाले से केसेस जो हैं 1 साल के बाद उन्हें नॉमिनेट कर रहे हैं, वो बापर्दा खातून है, उनका कोई सियासत के साथ ताल्लुक नहीं है, तो उन्हें क्यों नॉमिनेट किया गया है, उन्हें क्यों इसके अंदर जो है वो नामजद किया गया, सिर्फ और सिर्फ तोड़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल डट के खड़े हैं, ये झूठे केसेस हैं, इंशाअल्लाह ताला वो जो है हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं, और ये कौम भी उनके पीछे डट के खड़ी है। खान साहब को मैं यहाँ पर वो एक प्रोटेस्ट है वो आपके सामने रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ कि खान साहब को बुरश वो बार बार कह चुके हैं कि हमें जो है वो बुरश दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक बुरश, वो उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। और इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो खान साहब को नहीं दी जा रही, और ये 12 खान साहब जो हैं वो उन्हें कह चुके हैं, और आगे से ये कहा जाता है कि ये फैसला भी होना है, बाकी है, तो फैसला होगा तो उसके बाद ये सारा किया जाएगा। तो ये आपके सामने रखनी थी। खान साहब ने काजी फाइज़ के हवाले से, खान साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पर काजी फाइज़ साहब के हवाले से बात की है, और उन्होंने कहा है कि ये जो धांधली डाका किया गया है इसके ऊपर पर्दा डालने के लिए काजी साहब भी मुकम्मल तौर पर मुआवनत कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर वो साथ दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो है ना जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ना धांधली डाके वाली दरख्वास्त जो है वो लगाई जाए, ना कोई और फंडामेंटल राइट्स के हवाले से दरख्वास्त लगाई जाए, और जहाँ पर ट्राइब्यूनल का मसला है या वो डाके के ऊपर पर्दा डालने वाली दरख्वास्तें हैं वो फौरन जो है वो लगाई जा रही है, जैसे कि 19 तारीख को लगाई गई। उन्होंने कहा कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है 190 मिलियन पाउंड, उसके ऊपर भी असरअंदाज होने के लिए जो है काजी फाइज़ साहब ने रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि ये असरअंदाज हुए हैं जब वहाँ पर एनवायरनमेंट के हवाले से एक केस लगा हुआ था, तो काजी फाइज़ साहब को रिमार्क्स काजी फाइज़ साहब को रिमार्क्स देने की क्या ज़रूरत थी, रिमार्क्स इन बातों की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उस केस के ऊपर असरअंदाज हो सकें। फिर जनरल फैज़ के हवाले से खान साहब ने दोबारा अपना मौक़िफ़ दिया है
کیونکہ میڈیا کے دوستوں نے بات کی کہ فیض کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو سنا ہے باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کا ٹمپریچر بڑا ہائی ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ میرا ٹمپریچر ہائی ہوتا تو میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کرتا. خان صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. انہوں نے کہا ہے کہ بندہ جو کانا ہوتا ہے اس کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے. تو میں تو کوئی ہمارے اندر تو کوئی کان ہے ہی نہیں، تو لہٰذا آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، قوم کے سامنے بات آ جائے. اگر وہ بھی انوالو تھے تو یہ سامنے معاملہ لے کر آئیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر 9 مئی کا کیس ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے. یہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اور ہمارے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی ہمیں سہولت کاری مل رہی ہے اور اس وجہ سے کیسز 9 مئی کے ڈیلے ہو رہے ہیں. نہیں، انہوں نے کہا کہ 5 دنوں کے اندر اگر 3 سزائیں دی جا سکتی ہیں اور ڈے ٹو ڈے باقی ہیئرنگ چل رہی ہے تو آپ لے آئیں نا ایویڈنس، کیونکہ ہائی کورٹ میں آپ ایویڈنس نہیں لا سکے اور ہائی کورٹ نے کہا آپ کے پاس تو ایویڈنس نہیں ہے. اسی طرح سے 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب کے 3 کیسز اسی وجہ سے بری ہوئے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، یہ سوال ہوا تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس کی گرفتاری جو عمل میں لائی گئی بلکہ وہ اغوا ہے نا جی، کیونکہ گرفتاری ہوتی 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کوئی زلفی کو میسج دینا ہو یا کسی کو بھی میسج دینا ہو یا کوئی آرٹیکل بھی میں نے میرا شائع ہونا ہو تو میرے وکلاء یہاں پر آتے ہیں اور میں وکلاء کے ذریعے وہ میسج بھجوا دیتا ہوں یا بھجوا سکتا ہوں. مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے زلفی کو بھیجنا ہو یا کوئی اور چیز شائع کروانی ہو. تو اس میں کیا ہرڈل ہے، اس میں کیا ایشو ہے، ان کو روکیں، اس میں کیا ایشو ہے، کیا ہرڈل ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی ہرڈل نہیں ہے، میں اپنا میسج جو ہے وہ بھجوا سکتا ہوں، میں اپنا میسج جو ہے وہ دے سکتا ہوں، مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی اس میں نہیں ہے. اور یہ ڈالنا کہ کوئی واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ کر کے اور انٹرنیشنل اور کوئی اس طرح کی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک پراپوگنڈا ہے. وہ بیسیکلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ ذہنی طور پر ڈسپریٹ ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. پھر خان صاحب نے جو جلسہ ہو رہا ہے 22 تاریخ، ہم نے جلسے کے حوالے سے بتایا، خان صاحب نے قوم کو پھر میسج بھیجا ہے کہ آپ نے پورے پاکستان سے بلکہ اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں پر بھی یہ میسج میرا سن رہے ہیں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے اسلام آباد جلسے کو کامیاب کرنا ہے. 22 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے. عدالت نے ہمیں اجازت دی ہے، انتظامیہ نے خود جا کر حامی بھری ہے کہ یہ 22 تاریخ کو کر رہے ہیں، اور اگر یہ وہاں پر دوبارہ NOC کینسل کرتے ہیں، یہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر اس دفعہ ہر صورت جلسہ ہونے جا رہا ہے اور ہر صورت جلسہ ہوگا. کسی صورت یہ نہ یہ جلسہ کینسل اگر کرتے ہیں تو ہمیں روک سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی یہ سمجھے یا سوچے کہ پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ جلسہ جو ہے ملتوی کرے گی. یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور یہ جو روکتے ہیں اس وجہ سے روکتے ہیں کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بات کی جائے. سوشل میڈیا میں 2 چیزیں ایڈ کر کے پھر آپ جو سوال کیے، خان صاحب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد اور یہ باتیں کی جا رہی تھی، خان صاحب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا ایک رائے ہے عوام کی رائے ہے، اور لوگ جو ہیں وہاں پر اظہار رائے کرتے ہیں، اوپینین دیتے ہیں. تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے اوپر کریٹیسائز کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں کوئی دکھا دیں کہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے اوپر کوئی پابندی کی ہو، کیونکہ جب بندہ چور نہیں ہوتا تو پھر اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو کوئی بات کرے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ جو توشہ خانہ کیس ہے، توشہ خانہ کیس جو ہے یہ پارٹ 4 جو سٹارٹ کیا گیا ہے، اس کے اندر انعام شاہ کو لایا جا رہا ہے جو 2 تنخواہیں لینے کی وجہ سے اسے ہم نے نکالا، اور ایک ملازم کے بیان کے اوپر پہلے انہوں نے سزا دی اور اب دوبارہ ملازم کو یہ لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کیس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ اپنی ریکارڈ کروائی تھی تو وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس توشہ خانہ کیس کے اندر اسے آج بدل دیا گیا ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو میری اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے، آپ نے بدلی کیسی ہے؟ کیونکہ وہ لکھا لکھایا پرنٹ لے کر آئیو صاحب نے آ کے ہمیں پڑھایا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ اس میں تو جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ تو بڑے سارے کاٹ دیے گئے ہیں، تو لہٰذا یہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو تبدیل کر رہے ہیں تاکہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کیس کو چلا کر اور کہیں کہ انہوں نے تو یہ بات کی ہے، تو وہ اپنی مرضی سے فیصلہ دینا چاہتے ہیں. اور مجھے کیوں نکالا اس کا میں اس کا جواب دے کر اور پھر آپ سے لوں گا. میں نے کہا کہ خان صاحب وہ کل ایک نواز شریف نے اسٹیٹمنٹ دی اور پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا ہے، تو خان صاحب نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ یہ بتائے نا کہ 3 دفعہ جو اسے لایا گیا ہے وہ بتائے کہ اسے کیوں پہلے لایا گیا تھا، کیوں سلیکٹ کیا گیا تھا. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کیوں نکالے کی جو بات کر رہا ہے اسے نکالا اس وجہ سے تھا کیونکہ اس نے کرپشن کی تھی
उसने आज भी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें नहीं दी थी, उसने आज भी कौम को हिसाब नहीं दिया। इसी वजह से निकाला क्योंकि इंटरनेशनली तौर पर उसने कहा कि कोई उसमें एस्टेब्लिशमेंट का या इमरान खान का कोई रोल नहीं था। आपकी जो जायदादें बाहर बनाई हुई थी, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बात छिड़ी थी और वहां पर जो है ये मामला उठाया गया था, क्योंकि दुनिया में जितने इस तरह के लोग जिन्होंने करप्शन की हुई थी और हिडन सारी जायदादें बनाई हुई थी, उनका ये जिक्र हुआ तो वहां में आपका नाम आया था। तो आज भी आप नहीं दे सके और इस वजह से आपको निकाला। जी एक तो शेर अब्दुल मरवत की 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हो, माहौल क्या था, कुछ बतानिया की मिली, सोशल मीडिया में पाबंदी के हवाले से उसके ऊपर पाबंदी लिखी, कहा यह जा रहा है कि कौमी सलामती के इदारों को डायरेक्टली जो है उसमें निशाना बनाया जाए। देखें, बात यह है कि शेर अब्दुल मरवत साहब के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो आप भाइयों ने उधर बात की थी कि शेर अब्दुल मरवत मिलना चाहता है आपसे, तो खान साहब ने कहा ठीक है आए, मैं भी मिलना चाहता हूँ, आए। और उसके बाद वो खान साहब से मिले, उन्होंने अपने शिकवे शिकायतें की कि मेरे साथ मुझे साइड पर किया गया है, मेरा जो है वो कसूर नहीं था और मेरे ऊपर जो है आपको गलत गाइड किया जाता रहा है। तो खान साहब ने कहा कि देखें, मेरे पास ये भी लोग आते थे, उसके अलावा मीडिया जो है वो भी आकर बातें करता था कि शेर अब्दुल मरवत ने ये बयान दिया है, ये बयान दिया है, ये कहा है। डेफिनेटली न्यूज़पेपर के अंदर वो चीज़ छपती थी, तो हर जगह पर वो चीज़ उजागर होती। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो लिहाजा ये टाइम जो है मुतहद होने का है। तो उन्होंने गौर साहब को भी कहा है कि आपस में बिठाएं, शिबली साहब, उमर अयूब साहब, ये सारे आपस में बैठें, बातचीत करें और जो है अफाम तफहीम के साथ मामला आगे चढ़ें, क्योंकि दुश्मन जो है उसको हमने टाइम नहीं देना। तो उन्होंने कहा कि ये अंदरूनी लड़ाई का टाइम नहीं है, आप भी मजीद जो है किसी किस्म की स्टेटमेंट अपने लोगों के बारे में, लीडरशिप के बारे में, पार्टी के हवाले से बिल्कुल ना दें। खान साहब ने उन्हें समझाया है कि आप जो है वो एक ताकत, कि अगर आप इकट्ठे होंगे तो एक ताकत होगी। तो लिहाजा उन्होंने जो है उनको वेलकम किया है, बैक किया है। और अब जो है जिम्मेदारियां जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी वो डेफिनेटली बैरिस्टर गौर साहब करेंगे, क्योंकि मैं जिम्मेदारी उनकी अनाउंसमेंट से पहले नहीं कर सकता, जो भी उन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं। लेकिन देखें, ये टाइम जो है मुतहद होने का है और ये टाइम जो है इस वक्त ये है कि आपका सिर्फ एक काज है, इमरान खान को बाहर लाना है, वर्कर्स को बाहर लाना है, रूल ऑफ लॉ जो है मुल्क के अंदर कायम करना है, आइन की बालादस्ती जो है वो कायम करनी है और जो करप्ट लोग हैं जो यहाँ पर बैठाए गए हैं उनको हटाना है। इंशाअल्लाह। दूसरा सवाल आपने, कौमी सलामती के इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, वो कौन बना रहे हैं? दूसरा अभी आपने कहा कि दुश्मन कौन है, एस्टेब्लिशमेंट या वफाक? देखिए, उन्होंने कहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, खान साहब का बयान है, अच्छा आपने याद करवा दिया, क्योंकि ये तो मैंने बाहर में आके नोट लिखा है ना, वहाँ पर तो जुबानी याद किया जाता है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। वो किस तरह से लेकर जा रही है कि एक जो करप्ट लोग थे उन्हें बिठा दिया गया, धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुआ और उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, जजेस के साथ जो कुछ किया जा रहा है, लोगों के ऊपर जो क्रैकडाउन, उन्होंने कहा कि एक पार्टी के ऊपर क्रैश करने के लिए, एक पार्टी को टारगेट करते हुए आप मुल्क का नुकसान करें। तो इस वक्त मुल्क का सोचें, सिर्फ ये ना कहें कि ये पीटीआई को हमने टारगेट करना है। उस आड़ के अंदर मुल्क के अंदर लाकानूनियत है। अजहर मशवानी के दोनों भाइयों के हवाले से उन्होंने बात की कि उन्हें अगवा किया गया है, इसी तरह से हमारे और लोग जो हैं वो अगवा किए गए हैं, सोशल मीडिया के अगवा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये अगवा क्यों की जा रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आवाज़ बंद हो, ये चाहते हैं कि कोई बात ना करे। तो उन्होंने कहा कि बात करने से क्यों आप रोक रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने सेंस के अंदर बात की कि मुल्क को अगर आगे बढ़ते हुए आप देखना चाहते हैं तो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ और सच्चाई के साथ खड़े हों, तो तब आपका मुल्क आगे जा सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, पहली बात तो यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई जो है वो नामालूम बंदा अगवा करेगा बंदे को, तो उसके ऊपर अगर कोई बंदा कहेगा कि नामालूम ने क्यों अगवा किया, या जजेस को क्यों थ्रेट किया जा रहा है, या गायब करके क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, तो ये गलत नहीं है। हाँ, कोई ये कहे कि हमारी जो फौज है वो राह के साथ मिल गई है, या जो है वो किसी गैर बैरूनी एजेंडे के ऊपर बात कर रही है, या कोई इस तरह की ट्वीट करे, तो फिर तो आप कहें। जब इस तरह का कोई ट्वीट नहीं है तो अगर अगवा करेंगे तो फिर हम बात तो करेंगे ना। मेरा भाई उठाया जाएगा तो मुझे दर्द होगा, तकलीफ होगी, मैं बात करूंगा। लेकिन आप इस आड़ में कि ये कहीं दहशतगर्द हैं या ये कोई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, हम तो ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ। हमारी तो जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है, जब जमात का ये नाम है, हमारा काज ये है, तो फिर ये इल्ज़ाम है कि हम इस तरह का कुछ कर रहे हैं। थैंक यू।